Today we will be discussing temporal and spatial coherence. टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस से पहले हम कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज के बारे में जानेंगे। ऐसे लाइट सोर्स जिनसे इमिट होने वाली वेव्स के बीच एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप नहीं हो, which means phase difference between the waves keeps on changing with respect to time. Such light sources are called incoherent source of light. Incoherent source of light से प्रोड्यूस होने वाली वेव्स एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि जो कंडीशन होती है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो हर पॉइंट पर वेरी रैपिडली चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल 10⁸ टाइम्स पर सेकेंड, इस स्पीड से जो कंडीशन है इस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वो चेंज होती रहती है। इतनी तेज़ गति से चेंज होने के कारण जो ह्यूमन ही है वो इस चेंज को, इस रैपिड चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाती है, और हमें जो एवरेज इंटेंसिटी है लाइट की वही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये डेफिनेशन है इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट की। अब देखते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जिनसे इमिट होने वाली वेव्स के बीच एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होता है, यानी फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। प्रैक्टिकली दिस इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन सच सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंस को दो तरीके से समझा जा सकता है, टेम्पोरल कोहेरेंस और स्पेशियल कोहेरेंस। यहाँ पर टेम्पोरल का मीनिंग है टाइम से रिलेटेड और स्पेशियल का मीनिंग है डिस्टेंस, पोजीशन से रिलेटेड। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले टेम्पोरल कोहेरेंस को देखेंगे। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, कोहेरेंस लेंथ क्या होती है और प्योरिटी ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, उसको हम देखेंगे। किसी भी ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक, किसी भी वेव्स का जो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है किसी परफेक्ट कोहेरेंट लाइट के लिए, तो उसका जो एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो बहुत लंबे टाइम के लिए, या यूँ कहें कि इन्फिनिटी टाइम इंटरवल के लिए वेरी होता है लीनियरली टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 ये दिए गए हैं, वो एक टाइम इंटरवल है जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक सिनुसोइडल वेव फॉर्म बनाए रखता है। किसी भी एक्साइटेड एटम्स के लिए जब वह अपने इनिशियल स्टेट में आता है तो वह शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड की पल्सेस इमिट करता है। तो उस एटम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है वो उस टाइम के लिए, यानी 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही सिनुसोइडल फॉर्म रहती है। उसके बाद में उसका फेज एब्रप्टली चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये ही टाइम इंटरवल दिए गए हैं कि इतने इतने टाइम इंटरवल के लिए जो पल्सेज है वो सिनुसोइडल फॉर्म में रहती है। उसके बाद में इनका फेज चेंज हो जाता है। जितने टाइम के लिए फील्ड वेक्टर सिनुसोइडल फॉर्म
में रहता है उस टाइम इंटरवल को कोहेरेंस टाइम कहते हैं। इसको टेम्पोरल कोहेरेंस भी कहते हैं और इसको टो से डिनोट करते हैं। और जितने डिस्टेंस के लिए यह कोहेरेंस यह सिनुसोइडल फॉर्म बनी रहती है उसको कोहेरेंस लेंथ कहते हैं। इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो एल इक्वल्स टू टो इंटू सी, वेयर टो इज कोहेरेंस टाइम एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट स्लाइड में कोहेरेंस लेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कोहेरेंस लेंथ क्या होती है? देखिए, यदि मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो उसके लिए जो वेवलेंथ रेंज है वो इन्फिनिटी होती है, या यूँ कहें कि फ्रीक्वेंसी रेंज 0 होती है। इससे हम जो प्योरिटी फैक्टर है उसको निकाल सकते हैं, Q टेंड्स टू लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। If we put here delta lambda equals to infinity, then we will find Q tends to infinity. Q tends to 0. If we put delta lambda is infinity, then Q tends to 0. कोरेंट टाइम को हम इक्वेशन 3 से देख सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा न्यू। यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स है उसके लिए डेल्टा वी की वैल्यू 0 होगी, विच मीन्स कोरेंट टाइम फॉर दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट विल बी इन्फिनिटी। कोहेरेंस लेंथ को हम इक्वेशन 4 से दिखा सकते हैं अल्टीमेटली, जहाँ पर L इक्वल्स टू टो सी। इस इक्वेशन को टो सी, यहाँ पर टो की वैल्यू है वो 1 अपॉन डेल्टा न्यू है और सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सो फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 0 होती है, तो इस केस में कोहेरेंट लेंथ है वो इन्फिनिटी होगी। कोहेरेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और जो वेव नंबर है न्यू है उसमें रिलेशन हम जानते हैं, न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा होता है। यहाँ पर डेल्टा न्यू है वो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल्टा न्यू आ जाएगा, डेल्टा न्यू इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन लैम्बडा डेल्टा लैम्बडा। फाइनली वी गेट इक्वेशन 7, टो इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्बडा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर कोहेरेंस लेंथ देखी थी उसको यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 8 मिल जाएगी हमें, जहाँ पर कोहेरेंस लेंथ है उसको वेवलेंथ के फॉर्म में L इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्बडा। इसको हम प्योरिटी फैक्टर के रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्योरिटी फैक्टर होता है लैम्बडा अपॉन डेल्टा लैम्बडा। तो कोहेरेंस लैम्बडा इक्वल्स टू Q लैम्बडा, यानी प्योरिटी फैक्टर इनटू वेवलेंथ। स्पेशल कोहेरेंस एंड डिपेंडेंस फेज कोहेरेंस ऑन विड्थ ऑफ ए स्लिट। यहाँ पर स्पेशल का मीनिंग है डिस्टेंस रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, यानी यहाँ पर एक लाइट सोर्स है S और उसी पर 2 पॉइंट्स है, वहाँ से जो लाइन जा रही है उस पर P1 और P2। Let us consider light waves originating from point source S. P1 and P2 are 2 points lying on a line joining them with S. There will be phase relationship, definite phase relationship between P1 and P2 if P1 and P2 is less than L. कोहेरेंस लेंथ, यानी 2 पॉइंट्स P1 और P2 सेम लाइन पर है और कोहेरेंस लेंथ L है, तो इन पर जो फेज रिलेशनशिप होता है वो डिपेंड करता है P1 और P2 पर। P1 और P2 की डिस्टेंस क्या है और बीम जो लाइट वेव है उसकी टेम्पोरल कोहेरेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस P1 और P2 लेस देन कोहेरेंस लेंथ है तो P1 और P2 के बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होता है,
यानी उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होता है। लेकिन यदि P1 और P2 के बीच डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है कोहेरेंस लेंथ से, तो देयर विल बी नो कोहेरेंस। लेट अस नाउ कंसिडर पॉइंट P1 एंड P2 विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम S। अब यदि इनको P1 और P2 पॉइंट है, उनको जो लाइट सोर्स है वहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर रखा जाए तो, और यदि सोर्स लाइट सोर्स है वो ट्रू पॉइंट सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स नहीं है, तो उस केस में जो लाइट सोर्स से पॉइंट P1 और P2 पर वेव पहुंचेंगी वो बिल्कुल सेम फेज में होगी, यानी इनके बीच में एक डेफिनेट फेज रिलेशनशिप होगा, या यूँ कहें कि एक परफेक्ट स्पेशल कोहेरेंस होगी। लेकिन यदि जो लाइट सोर्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स है तो इस केस में जो कोहेरेंस है वो डिसअपियर हो जाएगी। और फिगर दिखाया गया यहाँ पे 3.13, उसमें जो लाइट सोर्स है उसकी विड्थ है वो A है, और लाइट सोर्स और स्लिट S1 S2 के बीच डिस्टेंस है वो स्मॉल d है। स्लिट S1 और S2 है उसके बीच की डिस्टेंस y है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y for which the source S1 and S2 remains coherent is defined as special coherence length L ओमेगा। यानी जितनी डिस्टेंस S1 और S2 में मैक्सिमम हो सकती है y मैक्स, उस अधिकतम डिस्टेंस के लिए जो कोहेरेंस लेंथ है वो L ओमेगा है। यहाँ पर जो एंगुलर स्प्रेड है लाइट का उसको हम लैम्बडा अपॉन ए से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो एंगल होता है लैम्बडा अपॉन ए से डिनोट कर सकते हैं। अब जो एंगल है S1 S0 S2, इस वाली स्लाइड में एंगल S1 S0 S2 वो यदि इस लैम्बडा अपॉन ए से कम है तो यह स्पेशल कोहेरेंट वाली स्थिति हो जाएगी। एंगल S1 S0 S2 है वो उसको हम डिनोट कर सकते हैं y अपॉन डी से, और क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है इस फिगर में हम देख सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो y को हम स्मॉल आर्क मान सकते हैं y डिस्टेंस S1 और S2 के बीच में, और d है उसको एक रेडियस फॉर्म में मान सकते हैं नियरली। तो जो एंगल है S1 S0 और S2 उसको हम y अपॉन डी से डिनोट कर सकते हैं। यानी इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यदि y अपॉन डी है वो लेस देन है लैम्बडा अपॉन ए से, एंगुलर स्प्रेड ऑफ लाइट से कम है, तो उस केस में S1 और S2 के बीच में कोहेरेंस लेंथ स्पेशल कोहेरेंस एग्जिस्टेंस होगा, और उस केस में स्पेशल कोहेरेंस लेंथ वो होगी L ओमेगा इक्वल्स टू वाई मैक्स, और वाई मैक्स को हम इक्वेशन 11 से देख सकते हैं लैम्बडा डी अपॉन ए है। यानी हम स्पेशल कोहेरेंस को अधिकतम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं यदि हम ए को कम कर दें, यानी जो स्लिट की विड्थ है उसको कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, तो उस केस में जो स्पेशल कोहेरेंस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।